पीछे कहां तक पड़ गया था? अध्यक्ष उपाध्यक्ष ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसके? लोकसभा के। अनुच्छेद कौन सा इसके लिए? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 93। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी पढ़ लिया था ना। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों कौन होते हैं लोकसभा के? कौन होते हैं दोनों? लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या पढ़ा था? सदन का नेता और विपक्ष का नेता। कोई भी दल जिसे बहुमत प्राप्त हुआ होता है किसमें? लोकसभा में या राज्यसभा में। लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो लोकसभा में नेता मतलब क्या कहलाएगा? सदन। और अगर राज्यसभा में बहुमत प्राप्त है तो सत्ता पक्ष कहलाएगा राज्यसभा में। लोकसभा में प्राप्त है तो सत्ता पक्ष कहलाएगा लोकसभा में। ठीक, लोकसभा में अगर बहुमत प्राप्त है और अगर वहां से प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना जाता है, नेता सत्ता पक्ष कहते हैं। और राज्यसभा से अगर प्रधानमंत्री तो राज्यसभा का होगा। अगर मान लो प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तब तो प्रधानमंत्री बन जाएगा लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष। फिर राज्यसभा में दूसरे व्यक्ति को नेता सत्ता पक्ष नियुक्त किया जाएगा। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं वो लोकसभा से हैं तो लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष है। राज्यसभा में वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल जी हैं जो राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष हैं। इसके अलावा होता है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता तब चुना जाता है जब कोई दल विपक्षी दल के रूप में हो। विपक्षी दल तभी हो सकता है जो बहुमत प्राप्त दल के अलावा कोई अन्य दल हो जिसे कम से कम कितनी सीटें प्राप्त हुई हो? 10% सीटें प्राप्त की हो उसने। लोकसभा में अलग होना चाहिए और राज्यसभा में अलग। लोकसभा में कोई भी दूसरा दल ऐसा नहीं है बीजेपी के अलावा जिसे 10% सीटें प्राप्त हो। तो लोकसभा में कोई भी विपक्षी दल नहीं है। जब विपक्षी दल नहीं है तो लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता भी नहीं है। विपक्ष का नेता तभी बनेगा जो विपक्षी दल होगा वही अपने नेता को चुनेगा। राज्यसभा में कांग्रेस के लिए 10% सीटें प्राप्त हैं और राज्यसभा में कांग्रेस का जो विपक्षी दल कांग्रेस विपक्षी दल के रूप में है, जो नेता है वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और यही कांग्रेस के वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बात हो गई थी सदन का नेता, विपक्ष का नेता, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 97 जिसमें किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति के। सभापति तो कौन होता है? हाँ, इसमें किसकी बात कर रहे हैं? वेतन भत्ते की बात कर रहे हैं। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उपसभापति का वेतन। इनका वेतन कहां से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। देखो, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है और राज्यसभा का सभापति, इन दोनों का वेतन कितना होता है? ₹4 लाख प्रति माह।
ठीक। और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है और राज्यसभा का उपसभापति, इन दोनों का वेतन कितना होता है? ₹1,00,000 प्रति माह। ठीक। दोनों का, इन चारों का वेतन कहां से दिया जाएगा? संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक। तो 97 किसकी बात कर रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के वेतन की बात कर रहा है। चारों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अध्यक्ष का और सभापति का वेतन एक बराबर होता है, ₹4,00,000 प्रति माह। लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति का वेतन एक बराबर होता है, ₹3,50,000 प्रति माह। ठीक। फिर अगला है आपका आर्टिकल 99। संसद सदस्यों की शपथ। संसद के सदस्य चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, शपथ किसके सामने ग्रहण करेंगे? राष्ट्रपति के सामने। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा, लोकसभा सदस्यों को भी और राज्यसभा के सदस्यों को भी। जो भी सांसद है, चाहे वो लोकसभा के हैं या राज्यसभा के, जब तक कि वो शपथ ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें भाग नहीं ले सकते। संसद की कार्यवाही में भाग कब लेंगे? जब वो शपथ ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद। शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति। बस इतना ध्यान रखना, 99 में कहा गया कि संसद सदस्यों की शपथ राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के। जब तक वो शपथ ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं। पीछे आपने पढ़ा था, मंत्री और जो होते हैं महान्यायवादी, वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो मंत्री तो है, देखो मंत्री के पास दो तरह के प्रावधान होते हैं, बताया होगा पीछे आपको। अगर ये सदस्य है, मंत्री भी है, तब तो ये वोट दे सकता है, और अगर सदस्य नहीं है, मंत्री है, तो वोट नहीं दे सकता है। लेकिन आपको पता है, कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं है, मंत्री बनाया जाएगा, तो उसके लिए अवधि दी जाती है कि इतनी अवधि में उसे क्या करना पड़ेगा? सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। वो सदस्यता का समय कितना होता है? कितना होता है? 1 माह। 1 माह के अंदर उसे कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा? सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अगला है आर्टिकल 100। महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, आर्टिकल 100। किसकी बात कर रहा है इसमें? गढ़पूर्ति या कोरम। गढ़पूर्ति या कोरम का मतलब ये होता है कि कितने न्यूनतम सदस्य उपस्थित हों जिससे सदन की कार्यवाही संचालित की जा सके। ठीक, कितने न्यूनतम होना चाहिए? तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है? गढ़पूर्ति या कोरम का मतलब होता है वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसकी उपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित की जा सकती है। वो क्या कहलाएगा? गढ़पूर्ति कहलाएगा या कोरम कहलाएगा। मतलब कितने न्यूनतम सदस्य हैं जिससे आप सदन की कार्रवाई संचालित कर सकते हो। ऐसे मान लो, अगर मान लो क्लास में 2 बच्चे आए और 2 बच्चे आए क्लास में, तो क्या करते हैं? टीचर मना कर दे, बोले चलो 2 ही लोग हो, ऐसा करो घर चले जाओ। जैसे प्राइमरी स्कूल में होता था ना पहले, सरकारी में, या आप जहाँ इंटर कॉलेज वगैरह में पढ़े होंगे, ठंड के मौसम में बच्चे कम आते थे,
तो टीचर पता करते थे कितने लोगों की क्लास में। मान लो कोई बच्चा चला गया, गुरुजी क्लास में कोई नहीं है, तो गुरुजी पूछ रहे हैं कितने बच्चे हैं, तो बोले हम ही 4 लोग हैं। सही से जाना, प्रिंसिपल साहब ना देखें, ऐसे कह देते। या फिर बहुत ज्यादा गुरुजी को लग रहा कि प्रिंसिपल साहब नहीं जाने देंगे, पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो गुरुजी अपने बचाव के लिए क्या करते थे, ऐसा करो चलो क्लास में, ऐसा करो कुर्सी है कोई टूटी हुई, बोले हाँ गुरुजी 2 तोड़िए कल ही, बोले 4 पाए ले जाओ उसके, जलाओ आग तसले में, आराम से हाथ सेको ही, ठीक। या फिर धूप में बिठा लेते तो गुरुजी धूप निकल आती थी, तो कहानियां सुना रहे बाहर। अब कोई बच्चा ये कहेगा सर गुरुजी आपने कुछ पढ़ाया नहीं, तो गुरुजी कह देंगे 4 ही तो लोग हो, बाकी लोगों को नुकसान हो जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत ऐसे समझा देंगे। अगर मान लो सदस्य, अगर क्लास में बच्चे हैं 40, टोटल बच्चे हैं 100 क्लास में, और उसमें से 40 उपस्थित हैं, अब गुरुजी मना कर सकते हैं? अब गुरुजी को पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 40 बच्चों का दिमाग 40 तरह से चलेगा, कन्वेंस ही नहीं कर पाए गुरुजी। कोई पीछे बैठा कुछ कर रहा है, अरे ऐसे ही है कल से नहीं आएंगे, प्रिंसिपल साहब ने कह दिया क्यों नहीं आ रहे, क्लास टीचर का क्यों नहीं आ रहे, बोले पढ़ाई तो होती नहीं है, पिछले दिन आए थे 40 बच्चे थे तब भी नहीं पढ़ाया था सर ने। कौन से वाले सर ने? वो केमिस्ट्री पढ़ाते उन्होंने, अब उनकी आ गई, पाठ लग जाएगी उनकी। तो गणपूर्ति का मतलब होता है कितने सदस्य उपस्थित हों जिससे आप सदन की कार्रवाई संचालित कर सके। लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए अलग अलग होता है। गणपूर्ति के लिए सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 10% होना चाहिए। कौन से सदस्यों की 10%? टोटल जो सदस्य होते हैं उनका कितना? 10%। तो टोटल सदस्य कितने हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552। तो 552 का 10%, पॉइंट में क्या, सदस्यों को पॉइंट में बांटोगे? कितने सदस्य होने चाहिए? 55 सदस्य होने चाहिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए। आपसे पूछेगा लोकसभा का कोरम कितना है? 55 सदस्य। लोकसभा का कोरम कितना हो जाएगा? अगर 55 से कम सदस्य हैं तो लोकसभा की किसी भी कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। लोकसभा तब तक नहीं चलेगी जब तक कि उसमें 55 सदस्य कम से कम ना हो। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं टोटल? 200। इसका 10% निकालो, कितना आएगा? 25 सदस्य। राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? न्यूनतम 25 सदस्य होने चाहिए, तभी राज्यसभा की कार्रवाई क्या होगी? संचालित की जा सकती है। तो गणपूर्ति कोरम का मतलब समझ में आ गया कि कितने सदस्य कम से कम हो जिससे आप राज्यसभा या लोकसभा की कार्रवाई संचालित कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। पूछेगा लोकसभा का कोरम कितना है? लोकसभा का कोरम 55 है। पूछेगा राज्यसभा का कोरम कितना है? तो 25 है राज्यसभा का कोरम। ठीक। अगला है अनुच्छेद 101। संसद सदस्य, संसद में स्थानों का रिक्त होना, ऐसे संसद में स्थानों का रिक्त होना, मतलब संसद में स्थान का रिक्त हो सकता है। अगर कोई भी सदस्य जो निर्वाचित हुआ है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, राज्यसभा में तो नहीं होता है, लोकसभा में होता है, दल बदल का दोषी है, और अगर कोई व्यक्ति दल बदल का दोषी है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। संसद सदस्य दल बदल का दोषी है, इसका निर्णय कौन करेगा? बताओ। कोई भी सदस्य दल बदल का दोषी, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्योंकि राज्यसभा में दल बदल होता ही नहीं है। राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो दल का बहुत ज्यादा महत्व होता नहीं है। लेकिन लोकसभा में दल बदल का अगर कोई व्यक्ति दोषी, तो इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। दीपक बताएंगे दल बदल संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तुम बताओ दीपक।
दीपक स्क्वायर। अनुसूची 10, अनुसूची 10 को कब जोड़ा गया? नहीं पता है। तुम बताओ, जगवेंद्र नाम है तुम्हारा, बताओ। 1900। तुम बताओ ब्रजेश। 1987। तुम बताओ 1985 में कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें क्या दिया गया है? दल बदल दिया गया है। ठीक, तो कोई व्यक्ति दल बदल का दोषी है तो संसद में उसका स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा, उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रिक्त कर दी जाएगी। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए चुना गया है, हाँ, रद्द करेगा तभी तो स्थान रिक्त होगा। दोनों सदनों के लिए कोई सदस्य चुना गया है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए, तो उस सदस्य को 10 दिन के अंदर एक सदस्य एक स्थान क्या करना, एक स्थान से त्याग पत्र देना पड़ेगा, और त्याग पत्र नहीं देगा तो जो नया वाला है उससे उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक, जहां से वो वर्तमान में निर्वाचित हुआ, पुरानी वाली सदस्यता लागू होगी। जैसे अभी आपने राजस्थान मध्य प्रदेश में देखा होगा, ज्यादातर जो सांसद थे उन्हें विधायक का टिकट दे दिया गया था, विधानसभा का टिकट दे दिया गया। तो अगर वो विधायक बने तो उन्हें संसद की सदस्यता मतलब दोनों में से एक जगह से त्यागपत्र देना पड़ेगा, अपनी मर्जी से कहीं से दे सकते हैं, 10 दिन के अंदर, 10 दिन का समय दिया जाएगा। और अगर वो अपनी मर्जी से 10 दिन के अंदर त्यागपत्र नहीं देंगे तो जो बाद में जहां निर्वाचित हुए वहां से उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए चुना गया है तो उसे एक जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर अगर त्यागपत्र नहीं देगा तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी एक जगह से। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है और 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना किसी कारण के, बिना कारण बताए, तो संसद से उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। तो ये 3 कारण हो सकते हैं संसद की सदस्यता रद्द करने के। एक तो दल बदल का दोषी है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो गया है तो 10 दिन के अंदर त्यागपत्र नहीं देगा तो एक स्थान से सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और 60 दिन तक बिना किसी कारण बताए अनुपस्थित रहता है सदन की कार्रवाई से तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 106 है। 106 में किसकी बात कर रहा है? 106 में क्या दिया गया है? संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते। संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते। संसद के जो सदस्य होते हैं चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के, वेतन कितना होता है? 3,30,000 रुपए प्रति माह। इसके अलावा अन्य भी इनके क्या होते हैं? निधि वगैरह होती है। जैसे संसद निधि अलग होती है, अगर विधायक है तो विधायक निधि अलग होती है, निधियां अलग होती हैं, लेकिन जो वेतन होता है वो कितना होता है? 3,30,000 रुपए होता है प्रति माह, चाहे वो लोकसभा का हो या भत्ते निर्धारित नहीं होते, भत्ते बढ़ते रहते हैं महंगाई के हिसाब से। जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे भत्ते बढ़ते रहते हैं। अब इनके लिए 10,000 रुपए कुछ मिलते हैं केवल मोबाइल खर्च के लिए, या 6,000 ऐसा कुछ है। अब बताओ कौन सा रिचार्ज करवाते होंगे 10,000 या 6,000 में एक माह में? मैक्सिमम 600 रुपए का रिचार्ज है जिसमें आपको अनलिमिटेड डाटा वगैरह सब कुछ मिल रहा है। इतना महत्वपूर्ण है नहीं, आर्टिकल 107 बहुत महत्वपूर्ण है।
107 में क्या कह रहा है? साधारण विधेयक। अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक। देखो, एक तो होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो अलग अलग प्रकार के विधेयक होते हैं। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है, ये तीन कैटेगरी तो अलग हो गई। इसके अलावा जितने भी विधेयक है वो कौन से कहलाएंगे? साधारण विधेयक कहलाएंगे। साधारण विधेयक में क्या होता है? दो तरह के विधेयक साधारण होते हैं। एक होता है निजी विधेयक, निजी विधेयक, एक होता है साधारण सरकारी विधेयक। पहली बात तो साधारण विधेयक कौन सा होगा? जिसमें किसकी बात नहीं होगी? एक तो वो संविधान संशोधन की बात नहीं होनी चाहिए, ये स्पेशल विधेयक है। उसमें किसी धन की बात नहीं होनी चाहिए, ये धन विधेयक में आ जाएगा। वित्तीय लेन देन की बात नहीं होनी चाहिए, ये वित्त विधेयक में आ जाएगा। इसके अलावा जो भी विधेयक है वो सब किस में आ जाएंगे? साधारण विधेयक में। पीछे कई बार बता दी कि कोई भी विधेयक साधारण विधेयक है, उन विधेयकों को अलावा उन तीन की स्पेशल कंडीशन छोड़ दो, तो उसे या तो पहले लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा से दोनों से पारित कराना होता है साधारण बहुमत से। इसके लिए ना तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ना ही 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कोई भी विधेयक मान लो लोकसभा में पहले आया तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर क्या कराएगा? चर्चा कराएगा। लोकसभा में जब पारित हो जाएगा उसके बाद कहां भेजा जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति उस पर चर्चा कराएगा। राज्यसभा में जब पारित हो जाएगा तो कहां भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। सेम अगर मान लो राज्यसभा में पहले आएगा तो चर्चा होगी, पारित होगा, फिर लोकसभा जाएगा, चर्चा होगी, पारित होगा, फिर कहां जाएगा? राष्ट्रपति। तो या तो ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है होते हुए, या लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा राष्ट्रपति के पास, या राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये किसके मामले में बात हो रही है? केवल साधारण विधेयक के मामले में। इनमें पैसे की लेन देन की कोई बात होती नहीं, केवल कानून को बनाने की बात होती है साधारण विधेयक में। कहीं नियम, कोई कानून वगैरह बनाना है, कोई संशोधन करना है कानून में, तो वो सब किसके तहत होगा? साधारण विधेयक के तहत होगा। बस वो संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आईपीसी सीआरपीसी में संशोधन किया गया है तो वो साधारण विधेयक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे संविधान में कोई संशोधन नहीं हो रहा है, आईपीसी सीआरपीसी में संशोधन हो रहा है। कोई भी जैसे मान लो कोई सा भी अधिनियम आप उठा के देख लो जो कानून से संबंध में है लेकिन उसका संविधान में उल्लेख नहीं है, और अगर उसमें कोई संशोधन है, जैसे लेबर लॉ है, मजदूर अधिनियम, या शादी विवाह का जो अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, ठीक, इस तरह के जितने भी अधिनियम है उनमें कोई संशोधन है तो साधारण विधेयक से होगा। जो भी कानून है वो सब साधारण विधेयक से बनेंगे। लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में लाया जा सकता है। निजी विधेयक कौन से होते हैं? इसमें दो तरह की कैटेगरी होगी, एक तो निजी, एक साधारण। निजी विधेयक होते हैं संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा सदस्य पेश करे कोई सा भी, और राज्यसभा में है तो राज्यसभा सदस्य कोई सा भी पेश कर सकता है। सरकारी विधेयक वो होते हैं जिन्हें केवल मंत्री पेश कर सकते हैं। ठीक, तो दो तरह के साधारण विधेयक हो जाएंगे, एक तो निजी विधेयक जिन्हें कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, सरकारी विधेयक जिन्हें केवल कौन पेश कर सकता है? मंत्री पेश कर सकते हैं। ये हो जाएगा साधारण विधेयक, जिसकी बात किसमें? अनुच्छेद 107 में। डायरेक्ट आपसे अनुच्छेद पूछेगा कि साधारण विधेयक की जो प्रक्रिया या प्रावधान है वो किसमें है? अनुच्छेद 160 में है। 107 अनुच्छेद 108 इसके बाद आता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जहां महत्वपूर्ण बोले वहां निशान लगा लिया करो। किसकी बात कर रहा है इसमें? संयुक्त बैठक की।
संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सबसे पहली बात तो ये कि संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक का मतलब क्या है? संयुक्त बैठक का मतलब ये है कि दोनों सदनों को एक साथ में बिठाया जाए, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त बैठक। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाया जाएगा, इसे क्या कहेंगे? संयुक्त बैठक कहेंगे। अब कोई भी विधेयक होता है तो दोनों सदनों में उसका पारित होना जरूरी है। अगर मान लो किसी विधेयक को लोकसभा ने तो पास कर दिया, राज्यसभा उसे पास नहीं कर रही है, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा उसे पास नहीं कर रही है, या किसी विधेयक को लेकर दोनों असहमत हैं, दोनों एक बात को लेकर सहमत नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, दोनों को एक साथ में बुलाएगा, और जो एक साथ में बुलाया जाएगा दोनों सदनों को एक साथ में बैठ के चर्चा कराई जाएगी, वही क्या कहलाती है? संयुक्त बैठक कहलाती है। तो संयुक्त बैठक सबसे पहले ध्यान रखना, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता पूछे कौन करेगा? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, राष्ट्रपति दोनों को बुलाएगा, बुलाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष उसकी क्या करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त बैठक में जो नियम है वो किसके लागू होंगे? संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियम लागू होते हैं। अब देखो लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 543। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितनी है? सदस्य किसमें ज्यादा है? लोकसभा में। अब दोनों को जब बुलाया जाएगा, हमने मान लिया राज्यसभा के सभापति से अध्यक्षता करा रहे हैं, ठीक, संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो शोर कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो राज्यसभा का जो सभापति अध्यक्षता कर रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए, वो उन लोगों से कहे भाई शांति बनाए रखो, शांत होकर बैठ जाओ, एक नींव है ना, शांति बनाए रखो, ऐसा सुना है? बिहार का एक बच्चा है वो कहता है शांति बनाए रखो भैया। सुना है? हमारी भी दुकानदारी चलने दो, ऐसे कुछ कहता है। ठीक, जाके सर्च करना, बहुत बढ़िया है, हंसी आएगी बहुत ज्यादा। तो राज्यसभा का सभापति क्या कहेगा उनसे? भाई शांति बनाए रखो, हमारी दुकानदारी चलने दो। अब राज्यसभा के सभापति कहने से कितने सदस्य चुप हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 245। 543 तो चुप होंगे नहीं, वो जानते ही नहीं उसे, मतलब ऐसे व्यवहारिक रूप में समझ लो, उसकी बात क्यों माने, वो तो अपनी अध्यक्ष की बात मानेंगे। अब दूसरी तरफ देखो, अगर अध्यक्षता किससे करा रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष से। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं भैया शांति बनाए रखो, तो कितने सदस्य चुप हो जाएंगे एक बार में? 500। शोर कम होगा ज्यादा? किसके कहने से शोर कम हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष से, क्योंकि ज्यादातर संख्या किसकी है? और दूसरा, आपने क्लास में देखा होगा जब 4 बच्चे बात कर रहे हो, ठीक, ऐसा समझो आपसे 10 बच्चे बात कर रहे हैं, तो 2 तो ऐसे ही करते रहते हैं, बोल अच्छा ये बोल रहे हैं बोल लो। और अगर 2 बच्चे बात कर रहे हैं तो तीसरा बच्चा बात करने से सब जाएगा, कहेगा अरे सर देख लेंगे, शांत बैठ। और पूरा क्लास ही बात कर रहा होता है तो 2-4 तो हवा में करते रहते, जो कभी नहीं करते वो भी कर लेते हैं, ठीक। तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, क्योंकि सदस्य संख्या किसकी ज्यादा है? लोकसभा की। और नियम भी किसके लागू होगी? लोकसभा की, क्योंकि सदस्य संख्या किसकी ज्यादा है? लोकसभा, ठीक। लोकसभा में राज्यसभा के अगर नियम लागू कर दिए जाए तो 543 विद्रोह कर देंगे। अगर ये वाले विद्रोह कर देंगे तो पता ये क्या कहेंगे? बोले चले जाओ, तुम जाओ, बाहर जाओ, ठीक। नमस्ते। तो लोकसभा के नियम लागू होंगे। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। ये विशेष आपको ध्यान रखना, संयुक्त बैठक बुलाई कर जाएगी संयुक्त बैठक जब दोनों सदन किसी बात को लेकर सहमत नहीं होंगे, ठीक। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त बैठक बुलाएगा। अब संयुक्त बैठक कब नहीं बुलाई जा सकती? अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो धन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये क्वेश्चन आया था अभी किसी एग्जाम में कि धन संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ऑप्शन थे धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक।
तो धन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, वित्त विधेयक पे भी बुलाई जा सकती है, संविधान संशोधन विधेयक पे भी बुलाई जा सकती है, साधारण विधेयक पे बुलाई ही जा सकती है। ठीक, धन विधेयक पे किसका एक अधिकार होता है? लोकसभा का, कि धन विधेयक किसमें पेश किया जाएगा? लोकसभा में। बाकी विधेयक कहीं भी पेश किए जा सकते हैं, चाहे लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, चाहे राज्यसभा में। ठीक, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं कर सकता है। अब तक कितनी बार बुलाई जाती है? 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। संयुक्त बैठक ऐसा नहीं कि कभी भी संयुक्त बैठक बुला ली जाएगी। पहली बार कब बुलाएगी? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये अधिनियम कब आया था? 1961 का अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसके लिए पहली बार संयुक्त बैठक बुलाएगी कब? 1962। फिर दूसरी बार कब बुलाएगी? बैंक सेवा अधिनियम। ये कब का है? इसकी बैठक बुलाएगी 1978 में। और तीसरा है आतंकवादी निवारक अधिनियम 2002। और संयुक्त बैठक की कब बुलाएगी? 2002 में ही बुलाएगी संयुक्त बैठक। जिस वर्ष ये अधिनियम आया था उसी वर्ष इसकी क्या बुलाई गई है? बैठक बुलाई गई है। ठीक, तो 3 बार अब तक संयुक्त बैठक बुलाई गई। एक तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इसके 1962 में, बैंक सेवा अधिनियम 1978 में बुलाई गई, आतंकवादी निवारक अधिनियम 2002 में। ठीक, पोटा होता है ये, इसी की शॉर्ट फॉर्म है, आतंकवादी निवारक अधिनियम की शॉर्ट फॉर्म है पोटा। अगला है आपका धन विधेयक की प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 दोनों महत्वपूर्ण हैं। धन विधेयक की प्रक्रिया। और 110 में किसकी बात कर रहा है? धन विधेयक की परिभाषा। तो सबसे पहले ये समझ लो कि धन विधेयक होता क्या है, परिभाषा पहले समझो, धन विधेयक की प्रक्रिया बाद में समझो। देखो, 2 तरह का धन विधेयक जो होता है, एक प्रकार का वित्त विधेयक होता है। मान लीजिए वित्त विधेयक, और वित्त विधेयक का अनुच्छेद किसमें कहा गया? 117 में। ठीक, 117 में कहा गया किसके बारे में? वित्त विधेयक बारे में। लेकिन वित्त विधेयक 2 तरह के होते हैं। एक तो वित्त विधेयक होते हैं जिसमें केवल पैसे की लेन देन की बात होती है, और एक वित्त विधेयक होता है जिसमें पैसे के अलावा अन्य जो कह सकते कोई व्यय वगैरह है या कानून वगैरह लागू किया जाए। जैसे टैक्स के लिए कोई कानून बनाना है, टैक्स बढ़ाना है, टैक्स कम करना है, इस तरह के कानून बनाना है। जो पहले नंबर का वित्त विधेयक होता है, यही क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। तो पहले नंबर का वित्त विधेयक होता है वो क्या कहलाएगा? धन विधेयक। समझ लो, वित्त विधेयक 2 तरह का है। एक तो वित्त विधेयक ऐसा जिसमें केवल पैसे की बात कर रहा है, एक वित्त विधेयक ऐसा है जिसमें पैसे के अलावा और भी बातें कर रहा है। ठीक, चाहे वो टैक्स को बढ़ाने की हो, टैक्स को कम करने की, मतलब पैसे के आय व्यय की बात नहीं कर रहा है, वो पैसे को कितना कहाँ लागू किया जाएगा, टैक्स बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इस तरह की बात कर रहा है। जैसे मान लो जीएसटी में संशोधन करना है,
तो वित्त विधेयक के तहत होगा, ना कि धन विधेयक के तहत होगा। जीएसटी के तहत जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो किस में आएगा? धन विधेयक में आएगा। ठीक, दर कम ज्यादा करना है तो वित्त विधेयक में है, क्योंकि केवल कम ज्यादा कर रहा है, पैसा आ जा नहीं रहा है, लेकिन पैसे के लेन देन की, जैसे जो जीएसटी के तहत पैसा जमा हुआ है उसे अन्य किसी में जमा किया जाए, व्यय किया जाएगा, वो किसमें आएगा? धन विधेयक के तहत आएगा। तो कोई भी जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। ऐसे आपने रीजनिंग में पढ़े हुए इस तरह के क्वेश्चन। सभी धन विधेयक क्या होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो अंतर है, वित्त विधेयक क्या है? पैसे के अलावा अन्य जो कानूनी प्रक्रिया होती है, पैसे से संबंधित, लेन देन से संबंधित, या टैक्स वगैरह बढ़ाना है, कम करना है, वो सारी किसमें आएंगी? वित्त विधेयक में। उनमें से एक प्रकार जिसमें केवल पैसे के लेन देन की बात कर रही है कि संचित निधि से कितना पैसा निकाला जाएगा, संचित निधि में कितना पैसा जमा किया जाएगा, आकस्मिक निधि से कितना पैसा निकाला जाएगा, ये सब किसमें आएगा? धन विधेयक में आएगा। तो धन विधेयक किसके अधीन होता है? वित्त विधेयक के ही अधीन होता है। वित्त विधेयक में एक प्रकार होता है जिसे धन विधेयक कह देते हैं। तो इसमें तो बात कर रहा है धन विधेयक की परिभाषा किसमें? अनुच्छेद 110 में। उसमें विषय लिखे गए हैं कि किन किन विषय पे अगर बात हो रही तो धन विधेयक कहलाएगा। कोई भी धन विधेयक है, सबसे पहले प्रक्रिया में आप ये पढ़ो कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय कर देता है कि जो विधेयक है वो धन विधेयक है, तो धन विधेयक को कहां पेश किया जाता है? सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से। लोकसभा में कहां पेश किया जा सकता है? राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से लोकसभा में पेश किया जा सकता है। किसे? धन विधेयक को। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अब लोकसभा में पेश किया जाएगा तो पावर किसके पास ज्यादा है? लोकसभा के पास ज्यादा है। लोकसभा के पास पावर ज्यादा है। लोकसभा जब पारित कर देती तो राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा धन विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती, और ना ही निरस्त कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को लेकर केवल क्या दे सकती है? सुझाव दे सकती है। किसके लिए? राज्यसभा सुझाव दे सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि लोकसभा उस सुझाव को माने। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा पारित नहीं करती है तो स्वतः ही क्या मान लिया जाता है? राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। फिर कहां भेज दिया जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। राज्यसभा में पेश नहीं किया, मतलब पहले राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। हाँ, पेश किया करने का मतलब ये हो कि राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो जरूरी है, हाँ भेजना जरूरी है। डायरेक्ट नहीं ले जाते तो राज्यसभा से होके ही राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगला याद रखना, इस पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। अभी बताया था पीछे, धन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, क्योंकि पावर एक हाथ में है किसके? लोकसभा के, तो संयुक्त बैठक नहीं होगी। दूसरा, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। ठीक, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता है। सबसे पहले निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जाता। पहले लिख लो यहाँ, राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती और न ही निरस्त कर सकती है। राज्यसभा सुझाव दे सकती है, लोकसभा सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाधित नहीं है। कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। किसके लिए? धन विधेयक के लिए। तो धन विधेयक किसके पास पावर है? केवल लोकसभा के पास। धन विधेयक को लेकर पावर
लोकसभा के पास है। ठीक, फिर अनुच्छेद 110 में परिभाषा दी गई है। परिभाषा में बताया गया है कि अगर किसी भी, इसमें लिखा होगा देखो, ठीक, कोई विधेयक धन विधेयक होगा, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि किसी विधेयक में निम्नलिखित बातों का उल्लेख है तो वह विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। एक तो टैक्स की बात अगर की गई है, ऋण की बात की गई है, संचित निधि व आकस्मिक निधि से धन का विनियोग मतलब धन से निकालने की बात की गई है, या संचित निधि पर किसी अन्य व्यय को भारित करना हो, कोई एक्स्ट्रा पैसा संचित निधि से निकालना होगा, तो वो विधेयक कैसा कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। अगला आता है आपका अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में किसकी बात कर रहा है? वित्तीय वार्षिक विवरण, जिसे क्या कह देते हैं? बजट। पीछे आपने पढ़ा था राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में कि जो बजट है वो किसकी ओर से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री पेश करता है। और बजट हमेशा कब होगा? तो पहला सत्र होता है संसद का, वो कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। बजट सत्र में ही राष्ट्रपति क्या करता है? अभिभाषण करता है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा लिखित होता है? मंत्रिमंडल के द्वारा। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो किसके द्वारा लिखित होता है? मंत्रिमंडल के द्वारा। तो जो पहला सदन होता है संसद का वो कौन सा होता है? बजट सत्र। और बजट सत्र का प्रारंभ बजट सत्र कब से कब तक होता है? फरवरी से मई तक। तो अनुच्छेद 112 में किसकी बात कर रहा है? बजट की। बजट की जगह जो लिखा गया शब्द है वो क्या है? वित्तीय वार्षिक विवरण। बजट शब्द संविधान में नहीं दिया गया, उसकी जगह लिखा हुआ है वित्तीय वार्षिक विवरण। वित्तीय वार्षिक का मतलब है एक वित्त वर्ष का जो विवरण होता है वो क्या कहलाता है? वित्तीय वार्षिक विवरण कहलाता है। वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? एक वित्त वर्ष कहलाता है। एक आने वाले वित्त वर्ष में हम कितना पैसा कहां खर्च करेंगे, यही क्या कहलाता है? बजट। बजट क्या होता है? एक प्रकार का बना हुआ लेटर होता है, किताब टाइप का होता है, उसमें लिखा होता है कि कितना पैसा हम किस क्षेत्र में खर्च करेंगे। उसी को क्या कह देते हैं? वित्तीय वार्षिक विवरण या बजट कह देते हैं, जिसका अनुच्छेद 112 में। बजट राष्ट्रपति की सिफारिश से कौन पेश करता है? राष्ट्रपति की सिफारिश से वित्त मंत्री पेश करता है। और केवल कहां कर सकता है? लोकसभा में। कहां पेश कर सकता है? लोकसभा में पेश कर सकता है। जो वित्तीय वार्षिक विवरण या बजट बनाया जाता है वो किस पे आधारित होता है? संचित निधि पर। किस पर आधारित होगा? संचित निधि। संचित निधि में जो भी धन जमा होता है उसी के आधार पे आने वाले वित्त वर्ष के लिए क्या होता है? बजट बनाया जाता है कि कितना पैसा हम कहां खर्च करेंगे। ठीक, बजट में जो पैसा आवंटित किया जाता है सभी राज्यों को, वो जनसंख्या के आधार पे होता है या भौगोलिक स्थिति के आधार पे होता है? कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए होते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है या विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, जिनके लिए अलग से पैसा दिया जाता है। बाकी सभी राज्यों को जो पैसा दिया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। ठीक, अगर कोई राज्य ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा है या भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है या वो गरीब राज्य है, तो उसके लिए अनुदान की मांगों की अलग से अनुदान की मांगे पेश की जाती हैं। अनुदान की मांगे क्या होती हैं? जिनका विवरण बजट में नहीं दिया होता है उन्हें कहते हैं अनुदान की मांगे। ठीक, अगला शायद आपका आर्टिकल यही होगा, अनुच्छेद 113 में दिया गया है अनुदान की मांग। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वित्त मंत्री पेश करता है बजट। ठीक, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और ये भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री है। भारत के लिए पहला बजट किसने पेश किया था? पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। कब? 1860 में। कब पेश किया गया था? 1860। ठीक, स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने पेश किया? आर
षणमुखम शेट्टी। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई। और पहली महिला बजट पेश करने वाली कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने जब बजट पेश किया था वो भारत की प्रधानमंत्री थी। वित्त मंत्री ना होने के कारण उन्होंने बजट पेश किया था भारत का, लेकिन वो भारत की वित्त मंत्री नहीं थी। तो पहली महिला वित्त मंत्री की जब बात करेगा तो कौन है? निर्मला सीतारमण है, जिनका अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ठीक, ये भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री हो जाएंगी। अगर पूछे पहली बार कोई महिला जिसने बजट पेश किया भारत के लिए, वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। पहला बजट पेश किया गया था 1860 में। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन। स्वतंत्रता के बाद पहला बजट आर षणमुखम शेट्टी ने पेश किया। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। ये तो आपको एडिशनल जानकारी बजट से संबंध में याद रखनी है। अब जो बजट होता है उसमें होता क्या है? जैसे दो तरह की निधि है भारत की, एक तो संचित निधि है, एक आकस्मिक निधि है। संचित निधि होती है संसद के अधीन, संसद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और आकस्मिक निधि होती है राष्ट्रपति के अधीन। आकस्मिक निधि से पैसा तभी निकाला जाता है जब कोई आकस्मिक स्थिति होती है, पैसे का कमी वगैरह हो जाती, तो आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या है? आवश्यक है। जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा आकस्मिक निधि से पैसे नहीं निकाले जा सकते। तो संविधान में आप अपने घर के हिसाब से समझ लो। जैसे मान लो प्रधानमंत्री समझ लो अपने किसे? पापा को। और राष्ट्रपति किसे समझ लो? मम्मी को। जैसे वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, इधर मोदी जी। ठीक है। संचित निधि में घर में क्या होता है? जो भी पैसा, दो तरह के अकाउंट होते हैं, दोनों अकाउंट कहाँ होते हैं? आरबीआई के पास होते हैं। जो भी दो अकाउंट होते हैं केंद्र सरकार के, वो कहाँ होते हैं? आरबीआई के पास होते हैं। आरबीआई केंद्रीय बैंक कहलाता है या बैंकों का बैंक कहलाता है। तो मुंह उठा के जाओगे, आरबीआई तुम्हारा अकाउंट नहीं खोलेगा। ठीक, क्यों नहीं खोलेगा? तुम्हारे पास कितना भी पैसा होगा, तुम्हारे लिए काम ना करके किस लिए काम कर रहा है? बैंकों के लिए काम कर रहा है। तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप चाहते हो कि हमारा अकाउंट खुल जाए, आरबीआई में नहीं खुलेगा। आप ज्यादा करो तो अपनी कोई बैंक स्थापित कर लो, फिर तुम्हारा अकाउंट खुल जाएगा, वो भी बैंक के नाम से, आपके नाम से नहीं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अकाउंट जैसा कोई सीन नहीं होता उसमें। आपने पढ़ा होगा SLR CLR इकोनॉमी में, कैश रिजर्व रेशियो। तो वो इतना दिखाना पड़ता है कि तुम्हारे पास कितना, एक कह सकते हो सिक्योरिटी के रूप में दिखाना पड़ता है बैंक को कि हमारे पास इतना पैसा है या इतना धन है। गोल्ड के रूप में हो सकता है या पैसे के रूप में हो सकता है। ठीक, तभी आपका अकाउंट उसमें मान्य होगा। किसमें? आरबीआई में। दोनों अकाउंट संचित निधि, आकस्मिक निधि, दोनों कहाँ होते हैं? आरबीआई में होते हैं। आकस्मिक निधि में हमेशा सरकार का कितना पैसा जमा रहता है? 500 करोड़। 500 करोड़ रुपए हमेशा जमा रहते हैं। कहाँ? आरबीआई में, सरकार के। ये तभी निकाले जाएंगे देश में कोई आकस्मिक स्थिति हो जाएगी तो। अब संचित निधि एक प्रकार का कैसा खाता है? चालू खाता है। इसके दो गेट हैं, एक तो पैसे के आने के गेट है, एक गेट है पैसे के जाने का। पैसा आता है और पैसा चला जाता है वित्त वर्ष के दौरान। जैसे मान लो आपके पापा जी खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, जिन्होंने पूरी एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए बचाए हैं, मतलब 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो ये पैसा किस में जाएगा? संचित निधि में जाएगा। जो भी होगा प्रधानमंत्री की तरफ से वो पैसा कहाँ जाएगा? संचित निधि में। फिर यहीं से संचित निधि से वो पैसा जाने के भी कई सारे स्रोत होते हैं। जैसे आप बजट जब पढ़ते हैं तो पैसा आता कहाँ से, पैसा जाता कहाँ से, इस तरह का अखबार में कभी पढ़ना। बजट आएगा भी तो पढ़ना, उसमें दिए होंगे आय के स्रोत क्या है, व्यय के स्रोत क्या है, कि पैसा किस क्षेत्र में कितना खर्च हो रहा है, कहां से कितना पैसा आ रहा है। सेम इसी तरह से होता है कि 10 लाख रुपए आए और 10 लाख रुपए आने के बाद पापा ने पूरे साल का मैप बना दिया, जिसमें से उसमें से 9 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। मतलब कुल अपना जितना बचाना है सब मिला के 9 लाख रुपए का खर्च है आने वाले वर्ष का। ये किस पे आधारित है? पिछले वाले 10 लाख पे। तो जितना आपने पिछले वाले वित्त वर्ष में कमाया है उसके अनुसार ही अगला बजट बनाओगे। ऐसा नहीं कि पापा के पास 1 लाख रुपए थे, पापा ने 10 लाख रुपए का कोई काम बता दिया कि आने वाले वर्ष में कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है। ठीक है,
9 लाख रुपए खर्च करेंगे, बचेगा कितने का? 1 लाख रुपए। ठीक, ये बात पापा मम्मी को बता रहे थे, शाम को बैठे हुए थे। इनका एक लड़का है जिसका नाम है मंगरू। ये सुन रहा था, बस बहाने बना रहा था सोने के, सो नहीं रहा था, खर्राटे मार रहा था बेड पे पड़ा पड़ा। जब इसने कहा चर्चा एकदम से चरम सीमा पे है, तो इसने और खर्राटे लेना जोर से शुरू कर दिया, जिससे घर वालों को न लगे कि जग रहा है। तो घर वाले मम्मी पापा मतलब फैमिली के सदस्य निश्चिंत होकर बातें करने लगे। अच्छा सो रहा है, बच्चों को पैसे वैसे की बातों से दूर रखा जाता है। कई बार तुमसे कह दिया क्यों बैठे, चलो या अंदर जाओ, ऐसा बोल दिया था घर पे। बड़ों के बीच में बैठ जाते हो आगे कूद के। बचपन में ऐसा बोला गया था, अब तो बच्चा समझदार हो जाए तो खुद ही नहीं बैठता है, फिर तो बिठाना पड़ता है। भाई तो दूर क्यों भाग रहा है, बात नहीं कर रहा है घर वालों से, क्या बात है? घर वालों को लगने लगता है ना ऐसा एक समय के बाद। ठीक, तो मंगरू अभी उस स्टेज में है, ये साइकिल से जाता है स्कूल, बेचारा कॉलेज में है, उस साइकिल से जाता है। तो कभी साइकिल की चेन उतर गई, रास्ते में लड़कियां मजाक बना रही हैं। अब मंगरू ठीक ठाक है देखने में भी, लेकिन औकात की बात हो रही है फिर यहाँ। मंगरू बेचारा क्या करे, चाह कर भी किसी से नहीं बोलता है। लोग कोशिश भी करते हैं इससे बात करने की, तब भी नहीं करता है। दोस्त हैं इसके, बाइक से निकलते हैं, इससे कहते चल समोसे खाने चलना है। अब बेचारा क्या कहे कि तुम बाइक से वहां मिलना, मैं साइकिल से आ रहा हूँ। इसलिए मना कर देता है, बोले मैं समोसे खाता नहीं, गांव का रहने वाला हूँ, समोसे बहुत ज्यादा नहीं खाता हूँ। किसी ने कहा चलो फास्ट फूड खाना, नहीं नहीं ये सब बेकार की चीजें हैं। मन करता है इसका, लेकिन ये नहीं चाहता कि मेरी साइकिल इनकी केटीएम के बराबर खड़ी हो और कोई आगे पूछने लगे कि साइकिल किसकी, तो बताना पड़ेगा। तो मंगरू बहुत परेशान रहता है इस बात को लेके। मंगरू ने ठान लिया इस बार कि स्प्लेंडर तो खरीद ही लेनी है, ज्यादा नहीं तो इसने पापा से तो कहेगा नहीं डायरेक्ट, भैया पापा से कहेगा तो पापा के पैर में जूता होता है फिर, या चप्पल होती है, ठंड के मौसम में तो जूता है। क्योंकि इसने ऐसा कुछ किया नहीं है जीवन में जिससे इसके पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाए। एवरेज स्टूडेंट है, कभी क्लास में पहला नंबर नहीं है, शिकायतें बहुत आई है, कभी ऐसा नहीं आया प्राउड फील करेंगे घर वाले, अच्छा तुम्हारे लड़के ने ये काम कर दिया। ठीक, शिकायतें आती रहती है। कितना भी बेकार बच्चा हो, मम्मी के लिए बच्चा तो बच्चा ही होता है। तो हमारा लड़का सबसे बढ़िया है, ऐसा रहता है। ठीक, तो मम्मी इसकी सिफारिश कर देंगी। अब ये जो अपनी बात है मंगरू, आपने पीछे पड़ा होगा, जो भी देखते हो तो घर में अगर लड़का है, पापा प्रधानमंत्री है, मम्मी राष्ट्रपति है, तो ये मुख्यमंत्री है घर में। और शादी हो जाएगा तो इसकी जो पत्नी आएगी वो कौन होगी? राज्यपाल। क्योंकि पुरुष बेचारा हमेशा अधीन में काम करेगा। जैसे प्रधानमंत्री किसके अधीन काम करेगा? राष्ट्रपति के। पुरुष है, इधर महिला देख लो आप, अधीन काम करेगा। मंगरू पुरुष है, मुख्यमंत्री है, इसकी पत्नी राज्यपाल है, महिला है, तो ये इसके अधीन काम करेगा। तो पुरुष हमेशा किसके अधीन काम कर रहा है? महिला के। औपचारिक पावर किसके पास है? महिलाओं के पास है। घर से स्वीकृति लेना अनिवार्य है, नहीं लोगे फिर घर में आना वापस, बगैर बताए कहीं चले गए तो ना। लेकिन वास्तविक पावर पुरुष के पास ही है। जब सटक जाती है दिमाग की तो औपचारिक पावर की कोई जरूरत नहीं है। वो बाद में भी बता देगा, कह देना, बता देना पहले साइन कर देते, ऐसा बता देना अवैध रूप से। ठीक, अब ये है राज्य का प्रमुख है मुख्यमंत्री, कौन? मंगरू। मंगरू के लिए पैसे की आवश्यकता है, जो 1 लाख रुपए बचा हुआ है उसमें से चाहता है कि घर वाले थोड़े पैसे दे दिए, 1 लाख ही दे दिए जिससे मैं बाइक खरीद लूं। मंगरू पूरी बात रात भर सुनता रहा, सो गया। अब रात में से नींद नहीं आ रही है, सुबह हो जाए तो मम्मी से सबसे पहले यही प्रस्ताव रख दूं मैं। सुबह उठा, इसने मम्मी के सामने प्रस्ताव रख दिया। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है सुबह उठ के, घर वाले कह रहे हैं कुछ तो है। पापा के सामने नहीं कर रहा, मम्मी के सामने कर रहा है। हाँ, सुबह उठ के साड़ी लगा दी भैंसों की। सारे काम इसने कर दिए और कह रहा है कि इस बार बहुत नंबर लाऊंगा, सोच रहा हूँ इस बार कोचिंग ज्वाइन कर लूं कहीं कंपटीशन की, और बीच में आते जाता रहूं, 1 घंटे का समय मिल रहा है उसमें कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लूं, पढ़ लूं। मम्मी सोच रही इतना कैसे सोच सकता है ये पढ़ने की, ये जबरदस्ती कोचिंग भेजा जाता है तब तो जाता नहीं है साइकिल से। अब बहुत दूर होगी तो मम्मी कह रही ठीक है ज्वाइन कर लेना, और कोई अच्छी क्लास देख लो, डेमो ले लो, 2 दिन ज्वाइन कर लो। फिर ये रोना रोएगा अपना, कहेगा लेकिन साइकिल से कैसे हो पाएगा, मैं कॉलेज से तुरंत साइकिल से कोचिंग कैसे चला जाऊंगा। ठीक, तो इनडायरेक्टली किससे कहेगा? पहले मम्मी से कहेगा। यही क्या कहलाती है? इस राज्य की अनुदान की मांगे कहलाती हैं, जो उस राज्य के द्वारा पेश की जाती हैं। और अनुदान की मांगे हमेशा किसकी पूर्व सिफारिश से पेश की जाएंगी? डायरेक्ट प्रधानमंत्री से
पेश नहीं की जाएंगी। मतलब ये जो राज्य है, जो मंगरू है, ये राज्य का मुख्यमंत्री है, और जो भी पैसे की मांग होगी, जिसे अनुदान की मांगे कहेंगे, अतिरिक्त जो बजट में नहीं शामिल होता है उस पर, वो हमेशा किसकी सिफारिश से पेश की जाएंगी? राष्ट्रपति से, क्योंकि डायरेक्ट प्रधानमंत्री से वो या संसद में पेश नहीं की जा सकती। तो अनुदान की मांगे कौन पेश करेगा? राज्य पेश करेगा। किसकी पूर्व सिफारिश से? राष्ट्रपति से। अनुदान की मांगे होती क्या है? तो बजट के अलावा जो अन्य व्यय होते हैं उन्हें क्या कह देते हैं? अनुदान की मांगे कह देते हैं। तो इस तरह से विवरण होता है किसका? बजट का। जो पहला सत्र होता है वो कौन सा कहलाता है? बजट सत्र। अनुच्छेद 112 में किसकी बात कर रहा है? बजट की वित्तीय वार्षिक विवरण। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 13 में किसकी बात कर रहा है? अनुदान की मांगों की बात कर रहा है। तो दो टॉपिक आपको यहाँ से समझ में आएंगे। तो बजट क्या होता है, दूसरा अनुदान की मांगे। जो अतिरिक्त धन होता है उस पर अनुदान की मांगों की मांग की जाती है। अगर मान लो, हाँ गाड़ी मिल जाएगी। अगर मान लो पैसा नहीं है, जैसे मैं बताया था अभी पैसा नहीं है, अब 10 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख रुपए है, काम करना है 2 लाख रुपए का, तो एक आपके पास दूसरा अकाउंट है आकस्मिक निधि, ये मम्मी का खाता है। मम्मी के खाते से पैसे आप निकाल सकते हो, आपके पापा पैसे मांग सकते हैं, लेकिन मम्मी बहाना मार देंगी कि मंगरू के मामा आए हैं, उनके पैसे रखे हुए हैं, आप पैसा ले लो, लेकिन एक निश्चित अवधि में वो पैसा क्या करना है? वापस करना है। तो ये क्या कहलाएगा? आकस्मिक निधि, जिसमें से राष्ट्रपति के उसमें से धन निकाला जाएगा, निश्चित अवधि के पास जमा करना पड़ेगा, क्योंकि ये मम्मी का पैसा है और मम्मी का पैसा भी जमा करना ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नहीं, अनुदान की मांगे तब पेश की जाती है जब राज्य बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होता किसी बात को लेके। जैसे मान लो कोई भौगोलिक स्थिति के हिसाब से या अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है तो अनुदान की मांगे पेश की जाती हैं। अब जैसे मान लो उत्तर प्रदेश सक्षम राज्य है तो अनुदान की मांगे पेश नहीं कर सकता, कोई दिक्कत हो जाए तो पेश कर सकता है अनुदान।